वेलकम टू दी जयपुर डायलॉग्स क्लिप्स। आपने जिस तरह से हमारी मेन चैनल को सपोर्ट किया है, मैं यही आशा करता हूं कि उसी तरह से आप इस जयपुर डायलॉग्स क्लिप्स चैनल को भी सपोर्ट करेंगे तो सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें। लाइक करें चैनल को। लाइक करने से ही चैनल आगे बढ़ती है, वीडियो आगे जाता है। और इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ, सबके साथ शेयर करें। और बिल्कुल ना भूलें कि आपकी सहायता से ही ये क्लिप्स की चैनल आगे बढ़ेगी। एंजॉय द क्लिप। अच्छा, ये जो है ये बिल्कुल एक प्रकार से ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का वातावरण है, जिससे परहेज अगर रखेगी कोई पार्टी तो कम्युनिस्ट पार्टी की तरह हो जाएगी। कम्युनिस्ट पार्टी का तो घोषित सिद्धांत है। आपको याद हो गंगाधर अधिकारी पेपर्स जो है, उन्होंने इसको भारत को 18 भागों में इंक्लूडिंग पाकिस्तान बांटने की बात कही थी। आज भी कभी टीवी डिबेट्स वगैरह में मेरा जब किसी कम्युनिस्ट से सामना हो जाता है तो वो कुछ कहने से पहले मैं उससे यही पूछ लेता हूँ कि भाई आप बताइए, आपने गंगाधर अधिकारी पेपर्स को डिसोन किया क्या? उसके बाद वो गालियाँ देने लगते हैं। कोई रीति नीति है ही नहीं इस मामले में। अब अगर आप राष्ट्रवाद को ही तिलांजलि दे देंगे, अब आप ये कहने लगेंगे कि अच्छा, मुझे तो सबसे मज़ा आता है यूनियन ऑफ स्टेट्स वाला जो फंडा है वो, कि इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब उस यूनियन ऑफ स्टेट्स की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट हुई है, उसको उन्होंने नहीं देखा कि यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों रखा। उन्होंने कहा इंडिया विल नॉट बी ए फेडरेशन, इट इज़ नॉट अ फेडरेशन, इट इज़ अ यूनियन। उसी का तो आफ्टर इफेक्ट आपने देखा कि जो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री के भाई, जो कि सांसद भी है, उन्होंने क्या वक्तव्य दिया। उसी का तो आपने देखा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री खुलेआम पब्लिक रैलीज में बोलते हैं हम 1 रुपया देते हैं और हमें 35 पैसे 40 पैसा वापस मिलता है। यही तो है वो कॉन्सेप्ट, उसी का तो एक्सटेंडेड वर्जन है ये। इसी वो कॉन्सेप्ट देश के लिए, देश की यूनिटी के लिए घातक है। जी, वैसे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यूनियन ऑफ स्टेट्स जो है वो एक यूनिटी के परिभाषा के रूप में किया गया था। इसको ये डिवीजन की परिभाषा के रूप में ले रहे हैं। एक बात और पूछूंगा आपको। चर्चा ये चल रही है कि भाई कुछ जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो बातें आई हैं वो 1936 के जिन्ना के मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो से बहुत मिलती जुलती है। उनके पास आर्काइव में पड़े होंगे ना वो, क्योंकि वो 30 साल से बना रहे हैं तो उनके पास आर्काइव अच्छी होगी। उनके पास नई बात कुछ नहीं है। पिछले मैनिफेस्टो में उन्होंने क्या बात की थी आपको याद है? AFSPA के बारे में। उसके बारे में उन्होंने पिछले मैनिफेस्टो में कुछ काम नहीं कर रहे ना। नए, आपका ग्राउंड कनेक्ट ही टूट चुका है। आप 1960 की बातें यहाँ पर ला रहे हो। 1935 1930 के आर्काइव भी पड़े होंगे तो वहां से एज इट इज उठा लिया होगा। अच्छा, ये बताएं आप कि कांग्रेस के अंदर देश की क्या दिशा होनी चाहिए, इसके ऊपर कभी बातचीत होती है क्या? चाहे वो आर्थिक मुद्दों पर हो या राजनीतिक मुद्दों पर हो, राष्ट्रीय मुद्दों पर हो, सामरिक मुद्दों पर हो। नए आइडियाज को हर्डल करो। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए कि कांग्रेस की क्या निष्ठा है अपनी बातों को पूरा करने। और ये उदाहरण आपको लाइव दे रहा हूं। उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ था, आपको याद हो? जी, 2 साल पहले जी। मैं भी उस चिंतन शिविर में गया था, मुझे बुलाया गया। 3 दिन का चिंतन शिविर। उसमें चिंतन शिविर में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा निकल के आया कि 50 अंडर 50 करेंगे। 50% पद 50 साल से कम उम्र के लोगों के लिए रिजर्व रखे जाएंगे। 2 साल हो गए। कौन से AICC में, प्रदेश कांग्रेस में, जिला कांग्रेस में, ब्लॉक कांग्रेस में, टिकटों के वितरण में, MP के टिकटों के वितरण में, मंत्रियों के बनने में, कहां पर उस फॉर्मूले का प्रयोग किया? बताइए ना संजय। जो पार्टी अपने द्वारा
खुद के द्वारा खुद के लिए जो निर्णय किए गए उसी को लागू नहीं करवा पा रही है, तो वो देश के लिए जो वादे कर रही है वो क्या पूरे करवाएगी? अरे ये निर्णय तो स्वयं कांग्रेस ने कांग्रेस के लिए लिया और ने नहीं लिया। कांग्रेस के लिए लिए गए निर्णयों को लागू नहीं करवा पा रही है, तो देश के लिए जो वादे किए जा रहे हैं उसको निर्णय को पूरा करने की कहां उनकी सीरियसनेस है। और इस मैनिफेस्टो में संजय जी, मैं तो अर्थशास्त्र का थोड़ा बहुत जानकार हूं, विद्यार्थी हूं, इस मैनिफेस्टो में ऐसी ऐसी बातें लिख दी गई है जो अगर करने चले जाए तो जो अभी मौजूदा बजट की साइज है उससे 5 गुना बजट चाहिए, 5 टाइम्स। मजाक है। अब क्या है, मैं अभी क्या है, संजय जी मेरी बात नहीं सुन रहे, तो मैं संजय जी को बोल दूंगा, संजय जी जयपुर के हर आदमी को 10 करोड़ रुपए दे दिए जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है आप तो सुनोगे ही नहीं मेरी बात। कोई बजटरी एक्सरसाइज करते हैं क्या? फिस्कल डेफिसिट कितनी हो जाएगी ये सारे अगर वो फुलफिल कर देंगे तो? अरे फिस्कल डेफिसिट छोड़ दीजिए आप, बोरोइंग कैपेसिटी हो ही नहीं सकती उतनी। बियॉन्ड ए पॉइंट डेफिसिट विल नॉट इंक्रीज बिकॉज यू कांट बोरो मोर देन दैट। बट नथिंग, जस्ट अनाउंस हर महिला को 1 लाख रुपए दे देंगे। अरे पता है देश में कितनी महिलाएं हैं? ये ज्ञान है? हैड यू डन दिस एक्सरसाइज? और फिर क्या होता है, उसको क्वालिफाई कर दिया ना, पुअर महिला। पुअर का डेफिनेशन क्या देंगे? पुअर की मैं बताऊं आगे, पुअर की डेफिनेशन ये देंगे जो पिछले 100 साल से पुअर है, तो 100 साल से पुअर महिलाएं सिर्फ 10-20 बचेगी देश में, क्योंकि 100 से उम्र की कम की बड़ी उम्र की महिलाएं सिर्फ 10-20 50 होगी, 100 होगी, 1000 होगी, लाख होगी, 5 लाख होगी, उनको दे देंगे, बोले स्कीम चालू कर दी। अच्छा चलिए, अंत में चलते चलते आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि नरेंद्र मोदी को आपने प्राइम मिनिस्टर देख लिया 10 वर्ष, उससे पहले गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे थे लगभग 15 वर्ष। उनकी जो वर्किंग है उसके बारे में आपके क्या विचार? देखिए, ही इज ए विजनरी, प्योर विजनरी। और मैं किससे सबसे ज्यादा प्रभावित हूँ? एक व्यक्ति 2047 में देश को विकसित भारत, डेवलप्ड नेशन बनाने की संकल्पना लेके चल रहा है। आज एक व्यक्ति गारंटी ले रहा है कि मेरे तीसरे कार्यकाल में मैं देश को तीसरी नंबर की अर्थव्यवस्था बनाऊंगा। अभी हम 5वें स्थान पे है, हमारे से ऊपर जर्मनी और जापान है। अभी हम $3.3 ट्रिलियन के आसपास हैं, जर्मनी की होगी 4.1 ट्रिलियन के आसपास और जापान की 4.3 ट्रिलियन के आसपास। जो मौजूदा विकास गति है उससे हम अगले 2.5-3 साल में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। पर वहीं पे हम नहीं रुक रहे हैं, हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। अभी हमारी पर कैपिटा जीडीपी लगभग $2,500, जबकि चीन की पर कैपिटा जीडीपी अभी $12,000-12,500। तो वो 2047 में जब विकसित भारत की संकल्पना है तो प्रति व्यक्ति जीडीपी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो सबका साथ सबका विकास के साथ आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, वो देश को बांटने की नहीं, देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। और जिस चीज को मेरे को सबसे ज्यादा व्यक्तिगत एक बात से फायदा मिला संजय जी, मैं विदेश कोई लेक्चर लेने या कोई सेमिनार अटेंड करने, कॉन्फ्रेंस के लिए नियमित जाता रहता। आज जब विदेश उतरता हूं तो जो वो अंग्रेज पासपोर्ट वाला स्टैंप मारता है ना उस पे, तो वो मेरे को देख के रेस्पेक्ट आता है उसकी आंखों में, उसके आंखों में मेरे प्रति घृणा नहीं आती है। और ये आप भी महसूस करते होंगे संजय जी। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं भी जाओ आप, ये रेस्पेक्ट जो आया है वो इसलिए आया है कि हमारे प्रधानमंत्री की इतनी ताकत है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति का हाथ ऐसे पकड़, हमारे प्रधानमंत्री की ऐसी ताकत है कि चीन के राष्ट्रपति को ऐसे पकड़ के पीछे खींच ले, उनकी ताकत है वो।
उन्होंने वो वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म में दिखाया। हमारे प्रधानमंत्री की इतनी ताकत है कि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, सऊदी, भले वो मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम मुल्क हो, क्रिश्चियन मुल्क हो, कोई भी मुल्क, वहां के राष्ट्र अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री को लेने हवाई अड्डे पे जाते हैं और हवाई अड्डे तक छोड़ने जाते हैं। ये ताकत से देश के हर व्यक्ति का सर ऊंचा हुआ है। हम वो देश नहीं है कि जहां पे प्रधानमंत्री एक कॉर्नर में है या प्रधानमंत्री फोटो के अंदर फिट ही नहीं हो रहा। हमारे प्रधानमंत्री बीच में बैठते हैं, पूरा दुनिया उनके आसपास फिट होती है, वो कहीं फिट होने नहीं जाते। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए आपका इन्हीं कारणों से आपने संभवतः भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का विचार किया। संजय जी, कारण तो 3 थे जो मैंने बता दी। सनातन को गाली बर्दाश्त नहीं, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने का निर्णय बर्दाश्त नहीं, और वेल्थ क्रिएटर्स को गाली मेरे से नहीं होगी जो वो मेरे से अपेक्षा कर रहे थे।